बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी आज सुबह यानी कि नवरात्रि के पहले दिन अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुनावी समर को जो है एकदम क्लियर कर दिया है। कौन किसके खिलाफ होगा ये खबरें आप लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो खबर है आज हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस को जितना डर एक दूसरे से नहीं लग रहा उससे कहीं ज्यादा अपनों से लग रहा है। उन्हें लगता है कि भीतरघात करने वाले कहीं पार्टी को इस बार हार का स्वाद ना चखवा दें। इसीलिए चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सबके दिग्गज असंतुष्टों को साधने में जुट गए हैं। भले ही पार्टी चाहती है कि हमारे विरोधी परस्त हो जाएं, लेकिन संगठन का साफ कहना है कि अपनों से मत हार जाना। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि ऐलान टिकटों का हो चुका है और सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले कांग्रेस के पीसी शर्मा क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। देखिए, इनके मंत्री तो दमोह में भी उतरे थे। इनके केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल था, वहाँ एक ही चुनाव था और वहाँ धाराशाही हो गए। इस समय जनता परेशान है पूरे प्रदेश की और देश की, और मैं समझता हूँ कि चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे डीजल पेट्रोल के भाव हों, चाहे कोरोना में लोगों की जान गई। कांग्रेस का मॉडल कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर जगह वही मॉडल है। मंडलम, सेक्टर और बूथ, जहाँ चुनाव नहीं हो रहे वहाँ पे भी इसी की तैयारी हो रही है। उधर अरुण यादव जो कि अपना नाम वापस ले चुके थे और टिकट भी अब जाहिर सी बात है कि किसी और को मिल गया है, तो उन पर भी सभी की निगाहें हैं कि क्या वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आइए सुनते हैं अरुण यादव क्या कह रहे हैं इस वक्त। 12 तारीख को माननीय कमलनाथ जी भी आएंगे। इसमें हम पूरे लोकसभा क्षेत्र के सम्मेलन करने वाले हैं, तो पूर्ण तैयारी चुनाव को लेकर, कोई दिक्कत नहीं है और हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव को। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार ये सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। और आइए अब सुन लेते हैं बीजेपी से गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता, खासतौर से चुनाव को लेकर के जिनका प्रबंधन जबरदस्त माना जाता है, नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमने उम्मीदवारों की सभी की घोषणा कर दी, कल ही कर दी। सुबह आप बेचैन थे कि नहीं हो रही और शाम को हो गई। हमने कहा मुहूर्त देखते ही कर दी। विचार तो उनका करना चाहिए। बेचारे अरुण यादव जी ने कहा था कि किसी नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए। उनने खंडवा में 70 वर्षीय नौजवान को टिकट दिया है। और आइए अब सुन लेते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कह रहे हैं। उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा आज सुबह की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी जो जनता के साथ कनेक्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक सर्वसम्मति के साथ मिलकर के, चाहे लोकसभा में प्रत्याशी बने हों या हमारे विधानसभाओं के प्रत्याशी हों, हम इन चुनावों को प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा और तीनों विधानसभाएं ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। आइए सबसे पहले आपको सवाल दिखाते हैं। ये सवाल बेहद खास हैं, ध्यान से देखिएगा ये सवाल, क्योंकि ये टिकटों के बाद शुरू होने वाले टेंशन के सवाल हैं। टिकट का खेल खत्म, अब होगा असली रण। विरोधी से ज्यादा अपनों का डर, कितनी मुश्किल है उपचुनाव की डगर। बाहर से सब साथ साथ, अंदर तो नहीं हो जाएगा भीतरघात। यह बड़ा सवाल है दोनों ही पार्टियों के लिए। एमपी उपचुनाव के मोहरे तय, बीजेपी कांग्रेस की टेंशन बनी अंदरूनी कलह। जी हां, यह हमारा जो बोलने का जो तरीका हमारे नेताओं का है, उसमें भले ही सब कुछ आपको फील गुड नजर आता हो, लेकिन पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है और इसे लेकर के पार्टी इस वक्त बड़ी टेंशन में है, यह कहा जा रहा है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ अपने दर्शकों से करा देते हैं। यशपाल सिसोदिया जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग के मध्य प्रदेश कांग्रेस के। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और क्या वाकई में बीजेपी और कांग्रेस के लिए अंदरूनी कलह बड़ी चुनौती है और किस तरह की चुनौती है, इस पर बात करने के लिए आज हमने वरिष्ठ पत्रकार सर
हरमन नागेले जी को बुलाया है। नागेले जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं यशपाल सिसोदिया जी के पास। यशपाल जी, हमने देखा है कि पिछले कुछ चुनावों से ये शगल सा चल पड़ा है कि आप इंतजार करते हैं और कांग्रेस जब अपने पत्ते खोल देती है, यानी टिकट वितरण कर देती है, उसके बाद आप टिकटों का बंटवारा करते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई खास वजह है, क्योंकि आप उम्मीदवार देख लेना चाहते हैं कौन किसके खिलाफ जाति समीकरण और बाकी चीजों को देख करके वो होता है, या आपको लगता है कि टिकट तो तय थे, बस इंतजार किया जा रहा था शुभ मुहूर्त का? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा या उनकी प्रतीक्षा करने में विश्वास नहीं करती है, इसलिए कि कांग्रेस के टिकट तो टपकते हैं, इस प्रकार से टपकते हैं कि ये मेरे गुट का है, ये मेरे वंशवाद का है, ये मेरे परिवार का है, ये सहानुभूति के नाम पे आदि आदि। और हम तो अद्यतन अध्ययन करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने तय जो हमारी लाइन होती है, और हमारा अभिलाष जी बहुत कुछ टिकटों का मसला मामला जो सर्वे के आधार पर, फिर हमारी जो बैठकें होती है चुनाव के पहले बूथ स्तर तक, उसमें भी हम लोगों के सामने भी चेहरे आ जाते हैं कि कौन सा चेहरा बनिस्बत ज्यादा ठीक होगा। तो बहुत नीचे से अभिलाष जी पढ़ाई लिखाई करके और आते हैं, और कांग्रेस तो देखिए गुटों वाली राजनीति है, टुकड़े वाली कांग्रेस है ये, और कांग्रेस का अंतिम फैसला तो दिल्ली से होता है। सोनिया जी का दरबार जो कहेगा, राहुल जी का दरबार जो कहेगा, कितनी मशक्कत कर ले, ये कभी भी अभिलाष जी उस पैनल को कभी नहीं बताते हैं कांग्रेस के लोग कि हमारी पैनल क्या थी। ये सिर्फ बातें करते हैं। और देखिए चुनाव में के पहले किस प्रकार से बात की जा रही थी, चुनाव में आज किस प्रकार से बात की जा रही है, इन्हीं उपचुनाव को लेकर के केंद्रों में। अरुण यादव जी लगातार पिछले 4-5 महीने से अभिलाष जी जिस प्रकार से वक्तव्य दे रहे थे, जिस प्रकार से वो प्रकट हो रहे थे, और जिस प्रकार से संगठनों की बैठकों में चल रही, और देखिए कांग्रेस में कितना द्वंद्व है। कमलनाथ जी भोपाल में मीटिंग करते हैं चुनाव को लेकर के, और अरुण यादव जी अपने क्षेत्र में मीटिंग करते हैं, और 1 अक्टूबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक इन 4 दिनों में जो पैतरा बदला अरुण जी ने, मैं समझता हूं अरुण यादव जी बहुत समझदार व्यक्ति है। वो भाग गए हैं कि कांग्रेस की क्या गति होने वाली है, इसलिए सरेंडर हो गए, विड्रॉ हो गए। सुलोचना रावत जी भी बहुत समझदार नेत्री हैं, उनको कांग्रेस ने नहीं पूछा अभिलाष जी, तो तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी में आए, और भारतीय जनता पार्टी में तो सपा में विश्वास करने वाले लोग भी आ गए, बसपा में विश्वास करने वाले लोग भी आ गए, कांग्रेस पे विश्वास करने वाले लोग आ गए। यशपाल जी, जोबट के बीजेपी के वे कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो सुलोचना रावत के बीजेपी में आने से नाराज थे, उन्होंने कहा कि हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, वो भी समझदार थे क्या? देखिए तात्कालिक परिस्थिति में अभिलाष जी जो बात आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन उन तमाम लोगों को जो निष्ठावान है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन की लाइन पर चलने वाली पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं। आंशिक विरोध हो सकता है, क्षणिक भर का क्रोध हो सकता है, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ हमारा पोलिंग पर काम करने वाला कार्यकर्ता होता है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के जो हमारे पुरोधा है, जो हमारे जो संगठन मंत्री है, हमारे जो जिम्मेदारी जिनको दी जाती है, कांग्रेस ने बताई ना अभिलाष जी अभी तक क्या किया इन निर्वाचन क्षेत्रों में, कितनी बार कमलनाथ जी गए हैं, हम तो लगातार बैठ के कर रहे हैं लगातार। भूपेंद्र जी, बड़े गंभीर आरोप ये लगते हैं कि संगठन तो बीजेपी का है, कांग्रेस तो केवल वहां से सीओ की तरह सरकार चलती थी और संगठन भी लगभग वैसे चल रहा है, ये आरोप लगाते हैं। और बार बार बीजेपी ये भी कहती रही कि कमलनाथ जी कहां हैं, क्यों नहीं आते, कितनी बार संगठन पर गए, बूथ स्तर पर कितनी बार उन्होंने बातें की, बैठकें की, ये तमाम आरोप लग रहे हैं भूपेंद्र जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है जी। ये तो बहुत ही योग्य जो है विधायक है भारतीय जनता पार्टी के सिसोदिया जी, लेकिन वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे हंसी आ रही है कि यहाँ पर तो जो है आदमी का डीएनए ही बदल रही है। ये कह रहे हैं साहब दिल्ली से इनके फैसले होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर है, हमारी संसदीय समिति वहां बैठती है। हम आपकी पार्टी की तरह जो है हमारी पार्टी में नागपुर से तो फैसले नहीं होते, नागपुर तो आपकी पार्टी नहीं है, लेकिन फैसले तो नागपुर करता है। इस पर आपको ना झिझक होती है, ना इस पे आपको जो है लज्जा आती है, और बात करते हैं आप लोकतंत्र की। दूसरी चीज, ये अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, ये भारत से, कांग्रेस को तो भारत से ये मुक्त कर चुके, 2014 में इनने मुक्त कर दिया था भारत में, लेकिन आज भी इनकी दुकान पर माल नहीं है, इनको जो है चुराना पड़ता है कांग्रेस के यहाँ से उम्मीदवार तक, और ये भारत से मुक्त कर चुके हैं कांग्रेस से भारत को। ये जो बड़बोले हैं, बड़बोलों के विश्वगुरु हैं, इन बड़बोलों के विश्वगुरुओं का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इनको कोई दवाई इनका उपचार नहीं कर सकती। ये जब भी बोलेंगे इतना बड़ा बोलेंगे, अभी तो ये इनका बड़ा मतलब समझ लो कि मेहरबानी है सिसोदिया जी की कि इन्हें अभी बाइडेन को नहीं हराया, नहीं तो अमेरिका के बाइडेन को अभी पछाड़ देंगे 2 मिनट में, और जो है चांद सूरज को पृथ्वी पर उतार कर ले आएंगे,
ये भारतीय जनता पार्टी के एक कल्चर का हिस्सा बन गया है, और ये भी इनके एक कल्चर का हिस्सा बन गया है कि जैसे ही चुनाव घोषित होते हैं ये दूसरी पार्टियों में ताक झांक करने लगते हैं बच्चे चोरी करने के लिए, और पले पुसाए बच्चे चुराते दूसरी पार्टियों के। आप इन्होंने 4 उम्मीदवार घोषित किए, उनमें से एक सपा से चुराया, एक कांग्रेस से चुराया। इनके पास तो उम्मीदवार नहीं है, लेकिन बातें जो है 100 गज की हैं कि साहब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस तो मर गई है, कांग्रेस से तो भारत को इन्होंने मुक्त कर दिया, इसके बाद भी डरते कांग्रेस से। हमारे राहुल गांधी एक जरा से ट्वीट कर देते हैं तो 40-40 जो है लोग उन पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। ये इनकी पार्टी की हैसियत है। एक आदमी के पीछे पूरे देश इनका चिल्लाता है एक सुर में, और उसके बाद भी इनकी हालत ये है कि इन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये समस्या जो है, ये इस समस्या का ये निदान नहीं बताएंगे। कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस फलानी। तुम क्या हो भाई, अपनी हैसियत तो बताओ आप। ठीक है, आपके पास तो आपने एक भूपेंद्र जी बड़ा गंभीर सवाल उठाया है। मैं सरमन जी आपके पास आता हूं, और ये जो बड़ा गंभीर सवाल है, ये देखिए मौजूद और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसी जगह पर ये लोग पूछते भी है, क्योंकि यहाँ लोग विचारधारा को बहुत प्रमुखता से देते हैं, उसे प्रधान समझते हैं सियासत में। सरमन जी, तो जो लोग कांग्रेस में हैं ठीक चुनावों से पहले बीजेपी को लेकर के अपनी विचारधारा बदल लेते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं, और बीजेपी कहती है कि हमारी विचारधारा से इत्तेफाक रखने वालों का खुले दिल से स्वागत है, और बस चुनाव के आसपास ये हृदय परिवर्तन होता है। तो आपको सर, ये जाहिर सी बात है कि लोकतांत्रिक तौर पर तो ये गलत नहीं है, लेकिन नैतिक तौर पर लगता है कि ये गलत है और इससे कांग्रेस बीजेपी को आगे कोई नुकसान होगा? आपने अभिलाष जी बहुत अच्छा सवाल उठाया। जो आपने नैतिक तौर की बात कही है, तो भारतीय जनता पार्टी ये इस बात से जानी जाती थी वर्षों से, जब से उसका गठन हुआ है, कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, माननीय सुंदरलाल पटवा जी, माननीय कैलाशनाथ सारंग जी, माननीय विक्रम वर्मा जी, माननीय बाबूलाल गौर जी और तमाम सारे नेता हमेशा से ये कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जो राजनीति करती है वो राजनीति सुचिता की करती है। लेकिन अब वो सुचिता की राजनीति, संस्कार की राजनीति, अनुशासन की राजनीति और विचार की राजनीति, वो सब भारतीय जनता पार्टी के अब उससे जो उनका जो जिस तरह का कामकाज करने का जो तौर तरीका था, या जो उनकी पहले जो विचार थे, जो पहले जो उनकी जनता के बीच में जाने की जो उनकी रूपरेखा थी, अब वो बदल गई है। वो क्यों बदल गई है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है ना किसी भी तरह से सत्ता में रहना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ना वो मंत्री बनना चाहते, मुख्यमंत्री बनना चाहते। भारतीय जनता पार्टी जो है ना अब उनको किसी के साथ भी समझौता करना पड़े, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, दूसरे दल हो, उनको अपने दल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना है। ये बात सही है कि कोई भी राजनीतिक दल इसलिए काम करता कि उसकी विचारधारा से ज्यादा लोग प्रभावित हो, उसके दल में शामिल हो। लेकिन फिर जो राजनीतिक सुचिता की जो बात आती है वो कहना बेमानी है। तो एक तो ये है। दूसरा देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रयोगशाला रही है। ये माननीय आडवाणी लिखा था, मेरे गांव मेरा देश में माननीय आडवाणी जी ने लिखा था। और माननीय आडवाणी जी और बड़े नेता बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हमेशा से ये कहते रहे, दूसरे राज्यों में इसका उल्लेख करते रहे, उदाहरण देते रहे कि मध्य प्रदेश जो है ना भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है। लेकिन अब वो प्रयोगशाला संगठन की दृष्टि से विस्तार करने के लिए, संगठन की दृष्टि से उसको आगे ले जाने के लिए, ये राजनीतिक सुचिता की बात करने के लिए अब वो प्रयोगशाला नहीं रही है। क्योंकि अब लगातार जो है ना आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दल बदल कराया, सरकार कांग्रेस की चले गई, सरकार बीजेपी की आ गई है। तो राजनीतिक सुचिता की बात कहना जो है ना भारतीय जनता पार्टी के नेता। जी सरमन जी, बिल्कुल मैं आ गया आपकी बात ही लेकर के मैं यशपाल जी के पास आता हूं। यशपाल जी, तो क्या जो सुचिता की बात करने वाले, सिद्धांतों की बात करने वाले, विचारधारा की बात करने वाली पार्टी थी, वो अब टारगेट ओरिएंटेड कॉर्पोरेट हाउस बन गई है क्या, कि हमको इतनी सीटें लानी है? अभी तो सर देखिए बहुत अच्छा मौका था, ठीक है, इससे पहले जो हुआ विधायक आ गए, सत्ता में आ गए, सरकार गिर गई, बन गई। अभी तो आपकी सरकार को कोई कहीं से दिक्कत थी नहीं, 4 विधायक थे, और आप तो बीजेपी तो कहती कि हमारे लिए चेहरा बड़ा नहीं है, हमारे लिए तो हमारा विकास का मुद्दा बड़ा है। तो विकास का मुद्दा, अगर विकास हुआ है तो प्रदेश में किसी भी चेहरे पर आप उसको जिताकर ला सकते हैं। और ये बड़ा सुनकर के दुख होता है सर कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी अगर 4 उम्मीदवारों का ऐलान करती है, एक समाजवादी पार्टी से आया हुआ, एक कांग्रेस से 4 दिन पहले जुम्मा दामन थामा हुआ, उन्हें टिकट देते हैं, तो वहां के जो बीजेपी के कार्यकर्ता पीढ़ियों गुजार रहे हैं आपकी सेवा में, पार्टी की सेवा में,
उनको उनके दिल पर क्या गुजरती होगी सर? अभिलाष जी, बस यही एक बड़ा अंतर है जो आप बता रहे हैं जी। दिल पर गुजरे या ना गुजरे, भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन है, भारतीय जनता पार्टी को जो जनसंघ के जमाने से जो घुट्टी पिलाई गई है कि संगठन सर्वोपरि है, निर्णय आदेश अनुशासन सर्वोपरि है। और देखिए तो कांग्रेस का लचरपन है, ये तो कांग्रेस की कमजोरी है। वो तो कमजोरी है बिल्कुल यशपाल जी, लेकिन ये जो आपने अनुशासन की बात कही, तो ये अनुशासन और ये तमाम चीजें निचले तबके के उन पर क्यों है सर? ये कोई पूछता क्यों नहीं है बड़े लोगों से कि भाई आप क्यों, अभी तो हम हार भी नहीं रहे, ना ही सत्ता कोई फर्क पड़ेगा, ना एक मंत्री कम होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो अभी तो कम से कम अपने पुराने कार्यकर्ताओं को पूछ ले, उन्हें टिकट दे दें। अभी क्या जरूरत है 4 दिन पहले जो लोग आए उन्हें टिकट देने की? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी विचारधारा की राजनीतिक पार्टी हो गई है और विश्व की सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी हो गई है। और उसमें यदि कोई हमारी सुलोचना रावत जैसी अगर महिला नेत्री जो कांग्रेस की स्तंभ हुआ करती थी, मंत्री हुआ करती थी 3-3 बार, और वो अगर आकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के हमारा दामन थामती है तो हम क्या धक्का देके भगा देंगे क्या? और दूसरा मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, कन्हैयालाल जी अग्रवाल तो हमारे मंत्री थे, वो तो वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी को, आपने पिछले उपचुनाव में उनको क्यों टिकट दिया? हमारी बहन हमारी पारुल साहू भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथ विधायक थी, आपने तत्काल उनको लेकर के क्यों कांग्रेस का टिकट दे दिया? देखिए, कड़वा थू और मीठा गप ये नहीं चलेगा। कांग्रेस को तो इस बात पर बोलने का अधिकार इसलिए नहीं है कि कन्हैयालाल जी अग्रवाल को आपने टिकट दिया, लक्ष्मण सिंह जी हमारे तरफ आ गए थे, आपने फिर लक्ष्मण सिंह जी को टिकट देकर के चुनाव जिता दिया। बिल्कुल। भूपेंद्र जी, चलिए ये आरोप आपकी तरफ आ गया है कि जब आप करते हैं तो सब ठीक है, और ये तो टिट फॉर टैट चल रहा है ना, आप जो है प्रदान करते हैं। जी ठीक है, पारुल साहू से लेकर के कन्हैयालाल अग्रवाल जी, केएल अग्रवाल जी जैसे बड़े लोगों को आप टिकट देते हैं, तब भी तो आप कांग्रेस के जो विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाले कार्यकर्ता हैं उनके साथ वही सलूक करते हैं जो बीजेपी अब कर रही है। फर्क इतना है कि वहां पर अनुशासन का डंडा चलता है और यहां पर पार्टी में उतना अनुशासन नहीं देखने को मिलता, क्योंकि हमने देखा है कि लोग मुखर हो जाते हैं, विरोध करने लगते हैं। आप इसे आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती भी कह सकते हैं, लेकिन ये चीजें तो कांग्रेस भी करती है सर। ये केएल जो अग्रवाल हैं, यशपाल जी जानते हैं और हम इनकी तकलीफ भी जानते हैं। अगर ये सौदे के बच्चे जो है घर में नहीं सो रहे होते तो अभी यशपाल जी मंत्री होते, उनकी तकलीफ हम समझते हैं। और यशपाल जी के साथ भी वही ज्यादती हो रही जिसकी जो है जोवट में जो है चर्चा लोग कर रहे हैं। ये जो केएल अग्रवाल साहब हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के से त्याग पत्र देकर वो एक चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय। जी हाँ। और उसके बाद जो है हमारी पार्टी में वो आए हैं। तो ये जो आरोप है हम पर, ये निराधार है आरोप। और दूसरी चीज है, ये बता दें कि जो पारुल साहू है, ये पारुल साहू के पिताजी हमारे विधायक रहे, हमारे परिवार का वो हिस्सा है, बहुत लंबे समय से हिस्सा है। और परिस्थिति बस वो भारतीय जनता पार्टी में गई थी, वो लौट के आ गई क्योंकि हमारा जो कांग्रेस का उम्मीदवार था। सुनिए मेरी बात, हंस तो लेंगे आप, हंसने में आपको कोई बुराई नहीं है, हम भी हंसते हैं यहाँ पर, और पूरा देश आजकल हंस रहा है आपकी पार्टी, कोई समस्या नहीं है। आप हंसिए, जोर से हंसिए। हम मगर आपके साथ हमारी सहानुभूति है, हम तो आपको मंत्री के रूप में देखना चाहते थे यशवंत सिसोदिया जी, आपसे ज्यादा योग्य आदमी नहीं है, अयोग्य लोग भरे पड़े वहां पे। तो ये जो समस्या है वो ये है कि हमारा कैंडिडेट इनने उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुरा लिया था, ठीक है, सौदे में ले गए थे ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और उसमें जो है हमारे पास विकल्प वही विकल्प था, तो हमने उस विकल्प को स्वीकार किया। हमने कभी नहीं कहा कि ये ढोंग हमने कभी नहीं किया कि हमारे विचार से प्रभावित होकर, हमारे फलाने से प्रभावित होकर। एक 15 मिनट में लोग विचार से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, लेकिन भूपेंद्र जी मैं यहाँ एक चीज जानना चाह रहा था कि क्या बीजेपी के साथ साथ आपकी पार्टी को यह चिंता है कि कहीं कोई भीतरघात ना हो, असंतुष्ट लोग जो हैं उनकी वजह से नुकसान ना हो जाए पार्टी को, ऐसी कोई चिंता है क्या अंदर? देखिए, जिन लोगों को लेके जो है भारतीय जनता पार्टी व्याकुल रहती है, उनमें अरुण यादव जी तो आज फॉर्म भरवाने खुद ही गए थे साथ में। हमारे सारे कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर जो है लड़ाई पे निकले हुए हैं। और ये मोर्चा जो है, आप अभी चुनाव के परिणाम देख लेना। हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है, गदर है कि नहीं है, ये तो मीडिया बता रहा है कि इनके अंदर बहुत ही उठापटक चल रही है।
अंदर से लोग व्याकुल हैं, अंदर से लोगों को लग रहा है कि ये जो सौदे के लोग जो हैं ये कब्जा कर रहे हैं पार्टी पर। ठीक ये है। भारत से, कांग्रेस पार्टी से भारत को मुक्त करने चले थे और खुद बीजेपी कांग्रेस बन गई। अब तो लड़ाई कांग्रेस और कांग्रेस में ही है, एक कांग्रेस वो जो सौदे की नकली कांग्रेस और एक असली कांग्रेस। अब इसमें जीतेगा जो भी, वो तो कांग्रेस ही जीतेगी, बीजेपी है कहाँ मैदान में। अच्छा। अब तो लोग पूछ रहे हैं कौन सी वाली भाजपा से लड़ाई है, जी। ये कांग्रेसियों की भाजपा से लड़ाई है कि असली भाजपा से लड़ाई है? ये बता दें इनके असली भाजपा के उम्मीदवार कौन से हैं और कांग्रेसी भाजपा के उम्मीदवार कौन से हैं? ये तो यशवंत जी बता देंगे, सिसोदिया जी। न, सरमन जी बताएंगे, यशपाल जी के पास भी जाएंगे। सरमन जी, क्या आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस वक्त एक दूसरे के से चुनाव लड़ने जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है अपने अंदर के जो असंतुष्ट खेमा है उसे साधना, और संगठन के माथे पर चिंता की लकीरें इस बार सबसे ज्यादा दिख रही हैं? क्योंकि दमोह का दंश बीजेपी ने देखा है और कांग्रेस तो फूक फूक कर कदम रखेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये उपचुनाव तय करेंगे कि आने वाले जो मुख्य चुनाव होने हैं उसमें किस तरह से दिशा दशा रहेगी पार्टी की। अभिलाष जी, ये बिल्कुल बात आपकी सही है कि दोनों ही राजनीतिक दलों की जो साख है वो पूरी तरीके से दांव पर लगी हुई है। उसका कारण यह है कि 1.5 साल कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में राज कर लिया, 1.5 साल माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को समय मिल गया है। जी, 1.5 साल माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को समय मिल गया है। तो अब कुछ समय कोरोना में इनका निकल गया, कुछ समय कोरोना में उनका भी निकल गया था, और कुछ समय उनका विधानसभा के उपचुनाव, लोकसभा के उपचुनाव में निकल गया था, जैसा कि कमलनाथ जी हमेशा कहते भी हैं। अब बात आती है इनके जो चुनाव जीतने और हारने के ऊपर। देखिए, ये इस बात से तय होता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान एक एक विधानसभा क्षेत्र में जहां उपचुनाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव हो रहा है, वहां इतना ज्यादा काम कर रहे हैं कि इतना ज्यादा काम जो है ना, इसके पहले किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने नहीं किया है। और वो पूरी कोशिश है उनकी कि किसी भी तरह से हम चुनाव लूज ना करें, जैसा कि दमोह में हो चुका है। तो ये उनकी तैयारी तो ये है। इसीलिए देखिए, उन्होंने जो है ना, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सुलोचना रावत को शामिल कराया है, सपा से एक कैंडिडेट लेकर आए हैं। अब जहां तक कांग्रेस की बात है, तो देखिए, कमलनाथ जी ने सदैव कहा है कि हमारे सर्वे में जिसका नाम आएगा हम उसको टिकट देंगे, और कांग्रेस पार्टी भी काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के अरुण यादव जी भी वहां काम कर रहे हैं। अब उन्होंने जो कैंडिडेट बदला है लोकसभा उपचुनाव के लिए, जैसा कि चर्चा आ रही थी कि अरुण यादव को दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब ये देखना है कि इसमें जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो कोरोना काल की जो समय की परिस्थितियां हैं, जो अभी जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं, अभी जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अभी जो डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अभी जो जिस तरह से किसानों के साथ में घटनाएं हो रही है, ये इसको कांग्रेस पार्टी कितना जनता तक और आम मतदाता तक ले जाती है, उस पर निर्भर करता है। ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार एक एक योजना की जानकारी, वहां पर मंत्री तैनात है, वहां पर विधायक तैनात है, वहां पर पर्यवेक्षक तैनात है, और वहां पर पूरा कोशिश कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत जो है ना, यदि वो लगातार आने वाले विधानसभा चुनाव में करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उनके पक्ष में निर्णय जाएगा। ठीक है यशपाल जी, आपसे अंतिम में बहुत कम वक्त बचा है, 20-20 सेकंड में आप तीनों के रिएक्शन लेना चाहूंगा। यशपाल जी, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये चुनाव के जो परिणाम होंगे वो कोरोना काल की सबसे बड़ी समस्या से कैसे टेकल किया गवर्नमेंट ने, इसके रिजल्ट को दिखाएंगे, और जो भी होगा, अगर जीत होगी तो आप कहेंगे कि देखिए जनता हमारे साथ है, लेकिन अगर हार होगी तो क्या बीजेपी खुले दिल से स्वीकारेगी कि हम कोरोना काल में फेल थे? देखिए अभिलाष जी, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि कोरोना के काल में पूरा विश्व जहां जूझ रहा था, वहां मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में जो हमारी एक यूं कहें कि जिस परिस्थिति की हमको स्वास्थ्य सेवाएं थी, उससे हमने संघर्ष किया, और नतीजा ये रहा कि जनता ने तमाम कमियों के बावजूद भी इस बात को स्वीकार लिया। अभिलाष जी, विदेशों में, अमेरिका वाशिंगटन में जब लोग उत्तेजित होकर के सड़कों पे आ सकते थे, आए थे, मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं बनी है। और कमलनाथ जी का जिस प्रकार से सरवण भाई कह रहे हैं, बहुत सही बात कही। भारतीय जनता पार्टी तो शिवराज जी के नेतृत्व, स्वयं शिवराज जी मेहनत कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने तो मंदसौर और नीमच जिले में बाढ़ में 8वें 9वें दिन आना स्वीकार किया था। और जब भोपाल में गणेश चतुर्दशी के अवसर पर एक काल कल्पित घटना हो गई थी, नाव डूब गई थी, वल्लभ भवन से सीढ़ियां उतर करके नीचे नहीं आए, 12-9 जने मर गए थे। भूपेंद्र जी,
क्या तय करेंगे इस चुनाव के परिणाम? ये आने वाले विधानसभा का मूड तय करेंगे, या कोरोना काल में सरकार की विफलता की मोहर लगाएंगे, या कांग्रेस पर भरोसे को जताएंगे? क्या क्या रहेगा इस चुनाव का परिणाम, कैसे देखते हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी की झूठी और फरेबी घोषणाओं से पूरा प्रदेश आक्रांत है, पूरा देश आक्रांत। अभी सिसोदिया जी कह रहे थे कि अमेरिका में जो है प्रदर्शन कर रहे थे लोग, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही में कर रहे थे। लेकिन आप ये तो बताइए, क्या अमेरिका का जो अमेरिका का राष्ट्रपति क्या जो है वहां की मौतों के आंकड़े छुपा रहा था? क्या वो झूठ बोल रहा था? क्या वो ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन से एक भी आदमी नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से? ये तो आपकी सरकार कह रही थी। और ये झूठ जो है क्या जनता नहीं जानती? पूरी हिंदुस्तान हंस रहा है इस पर। तो ये दुनिया से जब हम तुलना करते हैं तो दुनिया के आचरण और उनकी नैतिकता से भी तुलना करना चाहिए। ठीक है भूपेंद्र जी, चीज में आपसे ये कहना चाहता हूँ, एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड। इनकी जो फर्जी घोषणाएं हैं उसमें आप जो है मैहर चले जाएं, रेगांव के बाजू में ये स्मार्ट सिटी बना के आए थे, उसको आज से जो है जनता को झांसा दे के आए थे। वहां पे तो हवाई जहाज उतर रहे हैं चांद से नीचे। इतनी बड़ी स्मार्ट सिटी बन गई है, जाके देखेंगे कि वहां की उस घोषणा का क्या हुआ। ठीक है। वहां पर 30,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं की थी फर्जी। उन घोषणाओं का क्या हुआ, उनका जाकर आप देख कर आइए, आपका कैमरा देखे। और स्वयं जो है सिसोदिया जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि ये जाके देखें। ठीक है सरमन जी, सर भूपेंद्र जी वक्त कम हो रहा है जी। सरमन जी अंतिम 10 सेकंड में आपसे सवाल लेना चाहूंगा, क्या तय करेंगे ये विधानसभा इस उपचुनाव के परिणाम मध्य प्रदेश की सियासत में? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि ये चुनाव जो है ना, 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव, ये न केवल सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है बल्कि कांग्रेस के लिए भी है। दोनों ही दलों के नेताओं की इसमें प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और इस चुनाव में जो पार्टी लूज करेगी उसको कांग्रेस पार्टी लूज करती है तो कांग्रेस का हाईकमान उस पर कुछ ना कुछ विचार मंथन करेगा। और बीजेपी लूज करती है तो बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा और जो उसके जो संबंधित जो अधिकारी हैं, जो संबंधित उसके लोग हैं, जो उसकी अथॉरिटी है बीजेपी या सरकार की, उस पर जरूर सवाल जवाब होंगे। बिल्कुल जवाब सवाल भी होंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव जो है ये संजीवनी बन सकते हैं कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी कांग्रेस का जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बहुत अंतर नहीं था, इसी वजह से बीच में हमने सत्ता का फेरबदल देखा और अभी भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ऐसे में ये उपचुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ये जान फूंकने के लिए काफी होंगे कि अभी भी वो वापस कर सकते हैं सत्ता में, और बीजेपी के लिए ये उपचुनाव इसलिए अहम है कि बीच में जो चूक कर दी थी उसे हमने पूरी तरह सुधार लिया है, ये कहीं ना कहीं उसका तमगा होगा। अब जनता किसके साथ होगी वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया यशपाल जी, भूपेंद्र जी, सरमन नगेली जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।